24 दिसंबर के लिए हमारे पास 2 एडिटोरियल हैं। दूसरा एडिटोरियल है भारत और न्यूज़ीलैंड के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, और पहला एडिटोरियल है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बाल तस्करी को लेकर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मतलब ये जो डिसीजन आया, उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग हमारे समाज में, वर्तमान समाज में दास्ता का सबसे भयावह रूप है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न स्लेवरी कहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय इसको लेकर चिंता जता रहा है और इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों को सुलझाते समय, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों को हल करते समय, गवाही के समय, जांच के समय किस तरह से जांच एजेंसियों को व्यवहार करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को, चूँकि ये बच्चे एक बहुत ही बुरे एक्सपीरियंस से गुजरते हैं और इस एक्सपीरियंस के बाद उनके साथ संवेदनशीलता के साथ, उनके साथ लचीलेपन के साथ, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा संभाल कर व्यवहार करना चाहिए और उनकी गवाही को लेकर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। उनकी गवाही को स्वीकार किया जाना चाहिए, भले उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ हो, चलेगा। तो ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट का 19 दिसंबर का डिसीजन था। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। हमारे पास सुरक्षात्मक कानून हैं, हमारे देश में प्रोटेक्टिव लॉज हैं, मौजूद हैं, उसके बाद भी बच्चों के साथ यौन शोषण जैसी घटनाएं हो रही हैं। यौन शोषण की अलग-अलग घटनाएं नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह के द्वारा, ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल्स के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऐसे तरीके से होता है जैसे कोई कंपनी काम करती है, जिसमें बच्चों को एक जगह से उठाने से लेकर उन्हें किसी अपराध का शिकार बनाने तक अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग रोल इसमें निभाया जाता है। जैसे कोई कंपनी काम करती है, वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये काम करते हैं। और जैसे नई-नई तकनीकें आ रही हैं, उन तकनीकों के यूज़ करके, जैसे कि किसी बच्चे को शिकार बनाने के लिए सबसे पहले बच्चे की इंटरेस्ट को देखा जाता है कि उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर नौकरी की समस्या है, या फिर कोई और समस्या है। तो इस तरह के प्रलोभन देकर सबसे पहले उन्हें अपने जाल में फँसाया जाता है और फिर उनकी ट्रैफिकिंग करके उन्हें या तो यौन शोषण के लिए या फिर बाल मजदूरी के लिए बेच दिया जाता है, दूसरे देशों में भेज दिया जाता है, या एक ही देश के दूसरे हिस्से में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से पूरा क्राइम एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है और पूरा एक जाल बिछा हुआ है। हमारे देश में कानून है, उसके बाद भी हमारे देश में एजेंसियाँ हैं, उसके बाद भी ये अपराध हो रहे हैं और चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बेंगलुरु के एक मामले में सुनवाई कर रहा था और इस मामले में जो दोषी थे, उनकी सज़ा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 1956 के तहत उनकी सज़ा को बरकरार रखा है। ये कानून कहता है कि जो भी लोग, जिनके पास किसी बच्चे की कस्टडी है या वह ऐसी स्थिति में है जहाँ पर किसी बच्चे का शोषण कर सकते हैं, उन्हें कम से कम 7 साल की और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे जीवन का कारावास हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है, जुर्माना भी लग सकता है। तो हमारे देश में वैसे कानून हैं, जैसे ये वाला कानून 1956 का जैसे हम बात कर रहे हैं, कानून हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के अपराध हो रहे हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा चिंतित है। सबसे ज़्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि कानून होने के बावजूद हमारी एजेंसियाँ कहीं न कहीं इस अपराध को रोकने के लिए असक्षम तो नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि फेल हो रही हैं। हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं तो चूक हो रही है। न्यायालय ने कहा है कि अपराध मानवीय गरिमा, ये जो अपराध है, यानी चाइल्ड ट्रैफिकिंग का हो, चाहे वो यौन शोषण का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो या फिर बाल मजदूरी हो, ये सारी गतिविधियां किसी भी मनुष्य की गरिमा के लिए, उसकी शारीरिक अखंडता के लिए और शोषण के विरुद्ध उसे जो अधिकार मिला हुआ है हमारे संविधान की ओर से, इस पूरे हमारे जो सिस्टम है उसके ऊपर प्रहार है, हमारे संविधान के बुनियादी अधिकारों पर प्रहार है। तो ये क्राइम किसी व्यक्ति की गरिमा को सीमित करता है, किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार को सीमित करता है, खत्म करता है। इस फैसले में अपराध से ज़्यादा ये जो अपराध करने का तरीका है, मतलब जो संगठित संरचना है पूरे क्राइम को करने की, ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर भी इस तरह से काम होता है, शायद यही सिस्टम है, यही ऑर्गेनाइजेशन है, यही पूरा तंत्र है जो इस इल्लीगल काम को बनाए हुए है, इस इल्लीगल काम को कर रहा है, इस अपराध को कर रहा है। भर्ती से लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक बच्चों को ले जाना, उन्हें एक जगह ठहराना और अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है,
है, उससे पैसा कमाना, ये जो पूरा सिस्टम है उसकी ओर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। क्योंकि ये जो सिस्टम है इसी के कारण हो सकता है कि कहीं न कहीं अपराध अभी भी हो रहे हैं, अभी भी इन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सका है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि जब भी बच्चों की तस्करी होती है, तो उनके साथ सेंसिटिविटी और लचीलेपन के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। हो सकता है कि बच्चे गवाही देते समय, मतलब इतने छोटे बच्चे हैं, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है, पहले से ही डरे हुए हैं, किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास ना करें, उनका भरोसा हिला हुआ है। उन्हें ठीक से याद नहीं होगा कि कौन-सी जगह पर, कहाँ पर उन्हें ले जाया गया है, रास्ते याद नहीं होंगे, लोगों के नाम, चेहरे याद नहीं होंगे। तो गवाही देते समय इस तरह का माहौल होना चाहिए कि उन्हें भरोसा जमे, वे अपनी बात खुलकर कह सकें, अपनी बात बता सकें, उनके साथ दोस्ती का व्यवहार होना चाहिए, उन्हें सुरक्षित माहौल लगना चाहिए। साथ ही अपनी गवाही में वे थोड़ी बहुत कहीं पर अपने बयानों में अगर छोटी-मोटी गलतियाँ करते हैं तो उसे नज़रअंदाज करना चाहिए और उनकी बात पर भरोसा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी नाबालिग यौन तस्करी का शिकार होते हैं, वे अपराध में सहभागी नहीं होते हैं और उन्हें एक पीड़ित की तरह देखा जाना चाहिए, न कि अपराध में शामिल अपराधी की तरह। उन्हें इतना भरोसा सिस्टम के ऊपर होना चाहिए कि वे अपनी बात कह सकें, सिस्टम को भी उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए ताकि इस अपराध को रोका जा सके। अब न्यायालय ने जो टिप्पणियां की हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी सरकार और हमारा समाज क्या आवश्यक कदम उठाता है या नहीं। और आवश्यक कदम क्या उठाना है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हमारी मानव तस्करी रोधी इकाइयां हैं, जो हमारी एजेंसीज हैं, उनको अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा देना होगा, उन्हें स्वायत्ता देनी होगी, उन्हें अपने काम करने के तरीके खुद डिसाइड करने देना चाहिए और एक कठोर कानून इसके लिए पारित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस अपराध को न होने देना ही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी और इस जीत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को ही मजबूत किया जाना चाहिए और यदि फिर भी अपराध होते हैं, तो फिर बच्चों के साथ सेंसिटिविटी के साथ काम करना चाहिए, उनकी बात पर भरोसा करना चाहिए। यदि उनके बयानों में कुछ विसंगतियाँ, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो उसे नज़रअंदाज करते हुए दोषियों को सही से सज़ा दी जानी चाहिए। गृह मंत्रालय ने कुछ आंकड़े भी दिए थे जिसमें बताया था कि 2018 से लेकर 2022 के बीच मानव तस्करी के 10,659 मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन चिंता की बात यह है कि सिर्फ 4.8% मामलों में ही दोष सिद्धि हो पाई थी। सिर्फ कन्विक्शन रेट बहुत ही ज़्यादा कम है मामले में और सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है, हो सकता है कि अपराधी इस मामले में छूट रहे हो, कानूनों के लूप होल्स का उपयोग करके छूट रहे हों या फिर अपने रसूख का, पैसे का या फिर अपने नेटवर्क का या अपने कॉन्टैक्ट्स का उपयोग करके छूट रहे हों। तो ये सबसे ज़्यादा चिंता की बात है कि मामले दर्ज किए गए हैं, हो सकता है कि मामले इतने सुलझाए भी ना गए हों, इतने बच्चे कभी मिले ही ना हों वापस और ये जो दोष सिद्धि का कन्विक्शन रेट जो सबसे कम है, बहुत कम है, वो सबसे ज़्यादा डरावनी बात है। ये सबसे ज़्यादा डरावनी हकीकत है। फिर बच्चों के लिए सिर्फ जैसे बच्चे हमें मिलते हैं, बच्चों को अपराध से छुड़ाया जाता है, तो सिर्फ उसके लिए मुआवजा पर्याप्त नहीं है। पुनर्वास, उसका रोकथाम, संरक्षण, साथ ही साथ उनकी शिक्षा भी ज़रूरी है ताकि बच्चे वापस इस तरह के कामों की ओर या तो खुद ही न जा पाएँ, मतलब शिक्षा का अधिकार होगा, रहने की व्यवस्था होगी, खाने-पीने की व्यवस्था होगी, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों के पास सब कुछ होगा, तो वे भी इस तरह के कोई दूसरे रास्ते नहीं ढूँढेंगे। दूसरी बात, अपराधियों के लिए भी इन्हें बहकाना, इन्हें बहलाना, इन्हें फुसलाना और इन्हें लालच देकर अपराध की ओर ले जाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। यदि बच्चों पर पूरा ध्यान दिया जाता है, पुनर्वास से लेकर शिक्षा तक, तब जाकर कहीं इस अपराध को रोका जा सकता है। डिजिटल क्षेत्र के आने से क्या हुआ है, मतलब जो भी डिजिटल स्पेस बढ़ा है हमारे यहाँ, उसके कारण तस्करी करना सबसे ज़्यादा आसान हुआ है। कैसे आसान हुआ है कि सबसे पहले तो जो बच्चों की रेकी की जाती है, मतलब जो बच्चों को पहचाना जाता है, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से देखा जाता है कि उनके इंटरेस्ट किस-किस चीज़ में है, उन्हें किस बात की कमी है, उन्हें क्या चाहिए होता है, या फिर उनके साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर, उनके साथ फ्रेंडशिप करके, उनके साथ लव गेम खेलकर या फिर उनके साथ नौकरी का झांसा देकर या उन्हें किसी भी तरह से लालच देकर, उनके इंटरेस्ट को समझकर उनके साथ इस तरह से उन्हें बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, फिर उन्हें उनके सुरक्षित स्पेस से निकाला जाता है और फिर उनका शोषण किया जाता है, उनका ट्रैफिकिंग की जाती है।
और डिजिटल तकनीक के माध्यम से बिना पकड़ाए, बिना नाम उजागर किए, एनोनिमिटी के साथ इस अपराध को किया जा सकता है। अनामता के साथ अपराध को बहुत ही ज़्यादा आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। की पॉइंट्स में देख लेते हैं एक बार फिर से कि क्या-क्या बातें एडिटोरियल में कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। जजमेंट था चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर, बच्चों के यौन शोषण को लेकर, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूरी बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बाल तस्करी है वो आधुनिक समय में, मॉडर्न समय में स्लेवरी का सबसे वर्स्ट फॉर्म है। सुरक्षात्मक कानून होने के बावजूद यह समस्या बनी हुई है। पूरे अपराध को संगठित रूप में अंजाम दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर चिंतित है और सुप्रीम कोर्ट एक वेकअप कॉल दे रहा है कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारी एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स को मजबूत किया जाना चाहिए और इसके लिए कठोर कानून बनाए जाने चाहिए। और बच्चों के लिए रिहैबिलिटेशन से लेकर एजुकेशन तक सारे काम किए जाने चाहिए ताकि बच्चों को इस अपराध से बाहर निकाला जा सके, बच्चों को इस अपराध से बचाया जा सके। बेंगलुरु का मामला था जहाँ पर एक संगठित तस्कर गिरोह के द्वारा बच्चों का यौन शोषण किया जा रहा था और उन लोगों की दोष सिद्धि को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत उनकी सजा को बरकरार रखा गया है। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो बाल तस्करी है, ये सबसे गंभीर और सबसे विचलित करने वाली बात है हमारे समाज के लिए और इसमें मानवीय गरिमा को खतरा है। मानव की गरिमा के साथ इसमें समझौता होता है। यदि बच्चों के साथ यौन शोषण होता है तो उनके संवैधानिक अधिकार, उनकी मानवीय गरिमा, उनकी शारीरिक अखंडता, ये सभी एक खतरे में पड़ती है। इन सभी के साथ समझौता होता है, उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है और इसको लेकर हमें भी गंभीरता से सोचना होगा। अपराध संगठित तरीके से हो रहा है। रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, हार्बरिंग या एक्सप्लॉइटेशन, सभी ऐसे जैसे कंपनियां काम करती हैं वैसे काम हो रहा है। और सबसे ज़्यादा चिंताजनक यही बात है कि इस नेटवर्क को तोड़ना, इस संगठन को तोड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए हमारी एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स को और भी ज़्यादा मजबूत करना होगा। बच्चों के साथ डील करते हुए संवेदनशीलता के साथ, लचीलेपन के साथ और छोटी-मोटी असंगतियों को, छोटे-मोटे कमियों को, छोटी-मोटी गलतियों को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए ताकि इस मामले को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ, बहुत ही ज़्यादा गंभीरता के साथ डील किया जा सके। वरना बच्चों की गलतियों के कारण, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, गलतियाँ कर सकते हैं, हो सकता है उन्हें अपराध के दौरान होश हो या ना हो। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि बच्चों की गवाही पर सवाल उठाया जाता है तो कभी भी अपराध को खत्म नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब भी नाबालिग इस तरह के अपराधों में शामिल होते हैं तो उन्हें अपराधी नहीं माना जा सकता क्योंकि वे खुद एक तो माइनर हैं, अपराध का शिकार हैं, तो उन्हें अपराधी की तरह नहीं बल्कि पीड़ित की तरह देखा जाना चाहिए। उनकी गवाही पर विश्वास किया जाना चाहिए और पूरी हमारी प्रणाली को पीड़ित केंद्रित यानी विक्टिम सेंट्रिक बनाना होगा। आंकड़ों को देखें तो 2018 से 2022 के आंकड़े हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दी है। उन्होंने बताया है कि 2018 से लेकर 2022 तक लगभग 10,659 मामले सामने आए हैं। हो सकता है कि कुछ मामलों की रिपोर्टिंग ही ना की गई हो, लेकिन जो मामले हमारे सामने आए हैं उसमें से भी सिर्फ 4.8%, 4.8% मामलों में ही दोष सिद्धि हो पाई है और मौजूदा कानून क्रियान्वयन कमज़ोर है। इसको लेकर भी चिंता की बात है क्योंकि कानून तो हैं लेकिन फिर भी अपराध हो रहे हैं, फिर भी दोष सिद्धि नहीं हो पा रही है, फिर भी अपराधी बच रहे हैं और अपराधी संगठित तरीके से अपना काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यही है। यदि मजबूत कानून होंगे, उनका ठीक से क्रियान्वयन होगा और हमारी एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स मजबूत होंगी और एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स यदि बहुत ही ज़्यादा सक्रियता से काम करेंगी तो अपराध को होने से ही रोका जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारी एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स को मजबूत किया जाना चाहिए और एंटी ट्रैफिकिंग बिल की ज़रूरत है जिसमें कठोर प्रावधान हो। इस तरह का कानून होना चाहिए। बच्चों के पुनर्वास से लेकर शिक्षा तक ध्यान दिया जाना चाहिए। सिर्फ मुआवजा पर्याप्त नहीं है, बच्चों की पुनर्वास से लेकर शिक्षा तक हर चीज़ के लिए काम करना होगा। अपराध की रोकथाम और बच्चों के संरक्षण पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। शिक्षा के अधिकार को लागू करने पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए क्योंकि डिजिटल युग में तस्करी और अपराधों के स्वरूप बदल चुके हैं और भी ज़्यादा कठिन हो गया है उन्हें रोकना। इसलिए सरकार और नागरिक समाज दोनों की जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। भारत के संविधान में भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को लेकर कुछ प्रावधान किए गए हैं, कुछ आर्टिकल शामिल किए गए हैं जो इस तरह की बुराइयों का निषेध करते हैं, इस तरह की बुराइयों को रोकने का प्रयास करते हैं। जिसमें सबसे पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23 जो कहता है कि मानव तस्करी, बेगार और बलात् श्रम का निषेध होगा।
मतलब ये अपराध माने जा रहे हैं और इन्हें समाज से रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में, मतलब इनसे संरक्षण को मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में शामिल किया है। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए अनुच्छेद 24 में प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में, खदानों में और किसी भी प्रकार के खतरनाक रोजगार में शामिल नहीं किया जा सकता और इससे बच्चों का संरक्षण किया गया है अनुच्छेद 24 में। इसके बाद है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 भी किसी न किसी तरह इनडायरेक्टली बलात्श्रम से और शोषण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया हुआ है और बलात्श्रम, बाल शोषण, यौन शोषण और तस्करी जैसे मामले इनडायरेक्टली अनुच्छेद 21 से भी जुड़ जाते हैं और न्यायालय के द्वारा जब व्याख्या की जाती है बार बार अनुच्छेद 21 की, तो इसके दायरे को बढ़ाकर और भी मामलों में इसको शामिल किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाल शोषण, तस्करी और बलात्श्रम जैसे मामले अनुच्छेद 21 से भी जुड़ते हैं। अनुच्छेद 21 ए कहता है 21 ए कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होगा और जब भी बच्चों को चाइल्ड लेबर में या चाइल्ड ट्रैफिकिंग में या यौन शोषण में धकेला जाता है तो उसके शिक्षा के अधिकार का भी उल्लंघन होता है। डीपीएसपी में भी कुछ बातें लिखी हुई हैं, जिनमें है आर्टिकल 39E। यह कहता है कि किसी भी प्रकार के श्रमिक के साथ, पुरुष, महिला, बच्चे हों, उनके साथ शोषण नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था के कारण, पैसों की तंगी के कारण उनके साथ किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार के अनैतिक, अनुचित कार्यों में नहीं झोंका जाना चाहिए। अनुच्छेद 39F कहता है कि बच्चों को उनके विकास के दौरान स्वतंत्र और गरिमापूर्ण माहौल मिलना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। उनके विकास में किसी भी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष के बच्चों के लिए बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। हम देखते हैं कि सरकार ने इस आर्टिकल के प्रावधानों को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लागू भी किया है। आर्टिकल 47 जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की बात करता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से ही बाल शोषण से जुड़ा हुआ है। और आर्टिकल 51C कहता है कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई हैं बच्चों के शोषण को लेकर हो, चाहे दूसरी भी हो, तो जिसमें बच्चों के शोषण को लेकर जो संधियां हुई हैं वो भी शामिल हो जाती है, जैसे कि ये पलेर्मो प्रोटोकॉल है। तो इन दायित्वों को मानना भी हमारी जिम्मेदारी है। वैसे भारत एक संप्रभु देश है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को मानना या न मानना ये सरकार के ऊपर, ये हमारी संसद के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अनुच्छेद 51C कहता है कि एक अच्छा देश होने के नाते, विश्व के प्रति जिम्मेदार देश होने के नाते हमें अंतर्राष्ट्रीय संधियों को मानना और स्वीकार करना चाहिए। इस टॉपिक से मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि डिजिटल युग में मानव और बाल तस्करी रूप बदलती हुई बुराई बन गई है, यानी शेप शिफ्टिंग इविल बन गया है। इसके प्रभावी मुकाबले के लिए सरकार और नागरिक समाज की जिम्मेदारी का मूल्यांकन कीजिए। जैसे हमने बात की कि डिजिटल तकनीकों के आने से अपराध और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, अपराध और भी ज़्यादा सटीक हो गए हैं, अपराध और भी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं और इन्हें पकड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हमें इन चुनौतियों के बारे में यहाँ लिखना है और यह बताना है कि इन चुनौतियों से निपटते हुए कैसे इस अपराध को रोका जा सकता है। एमसीक्यू में पहला सवाल है कि बाल तस्करी और शोषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम को निषिद्ध करता है। ये बात सही है। हमने देखा था कि अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बलात्श्रम को रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं। 23 वाला ये जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 24 बच्चों को खतरनाक रोजगार में शामिल होने से रोकता है। तो खतरनाक अपराध में, खतरनाक कारखानों में, खदानों में और खतरनाक रोजगार में शामिल होने का प्रावधान अनुच्छेद 24 में है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि बच्चों का शोषण केवल गैर कानूनी उद्योग में होता है। गैर कानूनी उद्योगों में बच्चों का शोषण होता है, लेकिन कानूनी उद्योगों में भी बच्चों का शोषण हो सकता है। चौथा स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की गवाही के दौरान संवेदनशीलता बनाए रखने पर जोर दिया है। पूरे एडिटोरियल में इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी और एडिटोरियल ने भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि बच्चों के साथ संवेदनशीलता के साथ, बच्चों के साथ लचीलेपन के साथ, सेंसिटिविटी के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। उनकी गवाही पर विश्वास किया जाना चाहिए, भले ही थोड़ी बहुत गलतियां हों, उन्हें नज़रअंदाज करते हुए उनकी गवाही पर भरोसा किया जाना चाहिए। दूसरा सवाल है कि
पहले तो असर्शन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, उसके बाद कारण दिया हुआ है। तो असर्शन कहता है कि बाल तस्करी का पीड़ित कभी अपराध में सहभागी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि जो भी माइनर इस अपराध में शामिल हुए हैं, अपराध का शिकार हुए हैं, उन्हें अपराधी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, उन्हें पीड़ित की तरह देखा जाना चाहिए। ये बात सही है। रीजन, बच्चों की गवाही में कभी भी छोटी विसंगतियां नहीं होती। ये बात गलत है। बच्चों की गवाही में छोटी-मोटी असंगतियाँ, विसंगतियाँ, गलतियाँ होती रहती हैं, क्योंकि एक तो उन्हें पता नहीं होता, हो सकता है उन्हें बेहोश में ना हो, लोगों का चेहरा याद ना हो, जगह याद ना हो, किस तरह से क्या हुआ है वो याद ना हो, और डर के कारण, भरोसे की कमी के कारण बच्चे ठीक से बात ना कर पाएँ, ये हो सकता है। तो ये गलत है। और जब भी कारण, रीज़न गलत होता है तो ऑप्शन सी उत्तर होता है। तीसरा सवाल है कि बाल श्रम और शोषण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा उपाय सुझाया है? तो बाल श्रम को रोकने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इन स्टेटमेंट्स में से शिक्षा के अधिकार पर ज़्यादा जोर दिया है, बच्चों को स्कूल भेजने पर ज़्यादा जोर दिया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन जो है कि सिर्फ मुआवजा देना काफ़ी है, नहीं, मुआवजा देना सिर्फ काफ़ी नहीं है, सज़ाओं को कम करना नहीं, और नागरिक समाज और सरकार की भूमिका को सीमित करना ये भी नहीं। नागरिक समाज की भी बड़ी भूमिका है, सरकार की भी बड़ी भूमिका है, सज़ा सख्त होनी चाहिए, सख्त कठोर कानून बनने चाहिए, और सिर्फ मुआवजे पर ध्यान नहीं केंद्रित करना चाहिए, बल्कि पुनर्वास से लेकर शिक्षा तक हर स्तर पर सरकार की ओर से बच्चों को अपराध से निकालने के लिए, बच्चों को अपराध से बचाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। चौथा सवाल है कि बाल तस्करी और शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि बाल तस्करी सुरक्षा कानूनों के बावजूद फल फूल रही है। ये बात बिल्कुल सही है। सुरक्षा कानून है, कठोर कानून भी है, लेकिन ठीक से इम्प्लीमेंट ना होने के कारण, एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स के मजबूती ना होने के कारण ये अपराध अभी भी फल फूल रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने तस्करी और शोषण को नया रूप दिया है। ये बात बिल्कुल सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर लागू होता है। जी नहीं, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है। पांचवा सवाल है असर्शन और रीजन वाला। असर्शन में कहा गया है कि बच्चों के शोषण को रोकने में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट सहायक है। ये बात तो बिल्कुल सही है। रीजन बताया गया है कि आरटीई एक्ट 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। जी, ये सही हो सकता है, हम इसे जोड़कर देख सकते हैं। ऑप्शन ए सही है। दूसरा एडिटोरियल है भारत और न्यूजीलैंड के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इसकी खास बात यह है कि इसमें सेक्टर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, न कि हर चीज़ को टैरिफ से मुक्त किया है। तो स्ट्रेटेजिक तरीके से ये समझौता हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। अभी 2025 की बात करें तो 2025 में दोनों देशों के बीच में जो कुल व्यापार था, वस्तु और सेवा को मिलाकर, वो था लगभग $2 बिलियन का, और दोनों देश $2 बिलियन को कम से कम दुगना करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लक्ष्य रखा है कि आने वाले 5 वर्षों में व्यापार को दुगना करना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो व्यापार 2025 में $2 बिलियन का था, उसे आने वाले 5 सालों में 2 गुना करना है, डबल करना है। और इसके लिए ये जो समझौता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दोनों देश एक दूसरे पर टेरिफ लाइन को हटाएंगे। टेरिफ लाइन हटने से व्यापार ज़्यादा होगा, व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार सच में, ये जो तरीका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके व्यापार बढ़ाने का तरीका, दोनों देशों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने का तरीका, दोनों देशों का आर्थिक संबंधों को बढ़ाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत अलग अलग देशों के साथ व्यापार समझौते कर रहा है। पिछले एडिटोरियल्स में भी हमने 2-3 एडिटोरियल्स में एक तो भारत और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा, भारत और ओमान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा, अब भारत और न्यूजीलैंड के एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इस समझौते में मोबिलिटी क्लॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5,000 पेशेवर भारतीयों को, 5,000 प्रोफेशनल इंडियंस को इसमें वीज़ा देने की बात कही गई है। 3 साल के लिए वीज़ा होगा, और ये आईटी सेक्टर से हो सकते हैं, हेल्थ सेक्टर से हो सकते हैं, एजुकेशन और ट्रेडिशनल मेडिसिन से हो सकते हैं। तो ये लोग 5,000 भारतीय, 5,000 प्रोफेशनल यहाँ पर जाकर अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आर्थिक समझौता हुआ था, तो उसमें सिर्फ 1,000 वर्किंग वीज़ा दिया गया था, लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड में 5,000 भारतीयों के लिए वर्क वीज़ा 3 साल के लिए देने का प्रावधान है।
न्यूजीलैंड और भारत के बीच में छात्रों के लिए अनलिमिटेड प्रवेश, मतलब जितने छात्र चाहे वहां जाकर शिक्षा ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और एक हफ्ते में 20 घंटे का पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। इसको लेकर भी समझौता हुआ है। तो एक समझौता तो ये अनलिमिटेड प्रवेश किसके लिए, छात्रों के लिए, और ऊपर से 5,000 भारतीयों के लिए ये जो 3 साल का वर्क वीज़ा का प्रावधान है, ये दोनों भारत के छात्रों के लिए, भारत के प्रोफेशनल्स के लिए, भारत के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे भारत को फ़ायदा होने वाला है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सबसे ज़रूरी बात जो समझने की वो ये है कि भारत में लगभग 30% टैरिफ लाइनों को इस समझौते से बाहर रखा है। मतलब न्यूजीलैंड से आने वाली चीज़ों में 30% चीज़ें ऐसी होंगी जिनको इस एफटीए से बाहर रखा है। कुछ सेक्टर्स को हमें बचाना था। क्यों बचाना था? क्योंकि ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से, रोजगार से, रोजी-रोटी से जुड़े हुए हैं। जैसे एक तो सबसे पहली चीज़ है कि डेयरी सेक्टर इस क्षेत्र से बाहर रखा है। डेयरी सेक्टर इसलिए बाहर रखा है क्योंकि भारत में ऐसे करोड़ों किसान हैं जो सिर्फ़ एक डेयरी के माध्यम से अपने घर को चलाते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं, रोजगार के दूसरे विकल्प उपलब्ध नहीं हैं और सिर्फ़ डेयरी से ही उनकी रोज़ी-रोटी, उनके खर्चे चल रहे हैं। और दूसरी तरफ यदि न्यूज़ीलैंड को देखें और न्यूज़ीलैंड से यदि हम सस्ते आयात की अनुमति देते हैं, सस्ता आयात लेते हैं, हो सकता है कि भारत में जहाँ 1 लीटर दूध की कीमत ₹50 हो, न्यूज़ीलैंड से वही दूध ₹30 में भी आ सकता है। क्योंकि न्यूज़ीलैंड में बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि न्यूज़ीलैंड की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा डेयरी सेक्टर पर डिपेंड है। न्यूज़ीलैंड से होने वाले कुल निर्यात में 1/3 निर्यात डेयरी प्रोडक्ट ही होते हैं। भारत के किसानों और दूध उत्पादकों को ध्यान में रखते हुए इस समझौते से डेयरी सेक्टर को बाहर ही रखा है। ये जो आरसीईपी 2019 में जो बातचीत चल रही थी, जिसमें इतने सारे देश शामिल हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, चीन है, आसियान की 10 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है। इसमें भारत चाहता था कि उसके कुछ सेक्टर्स को सुरक्षा मिले। वो इस सेक्टर में किसी भी प्रकार के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल नहीं होना चाहता। यदि शामिल होता है तो इससे भारत के किसानों को, दूध उत्पादकों को, मज़दूरों को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। दूसरे रोज़गार है नहीं, दूसरे रोज़गार जनरेट भी नहीं हो रहे हैं। ऊपर से इस तरह के समझौते होते हैं तो उनकी आजीविका को और भी ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए भारत चाहता था कि इस सेक्टर को बाहर रखा जाए। अब आरसीईपी में तो भारत है नहीं, लेकिन न्यूज़ीलैंड से जो समझौता हुआ है, उसमें डेयरी सेक्टर को बाहर रखा गया है। डेयरी सेक्टर के अलावा भी कुछ सेक्टर्स हैं जिन्हें इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल नहीं किया है। न्यूज़ीलैंड आने वाले 15 सालों में भारत में कम से कम $20 बिलियन का निवेश भी करेगा। इससे भारत को और भी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यदि न्यूज़ीलैंड की पार्लियामेंट इस समझौते को रेटिफ़ाइड कर देती है, तो कम से कम 7 महीनों में ये समझौता लागू हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाना। नॉन टैरिफ बैरियर्स में जैसे कोटा होता है, जैसे कि प्रोसीजर लंबी करनी होती है, जैसे कि सैंक्शन लगाने होते हैं, तो इस तरह की सारी नॉन टैरिफ बाधाओं को हटाना एक चुनौती है। इन चुनौतियों को हटाए बगैर दोनों देशों के बीच में जो समझौता हुआ है, वो पूरी तरह से, वो अच्छी तरह से, वो सफल तरीके से लागू नहीं हो सकता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करने के लिए दोनों देशों को अपने-अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे, तब जाकर दोनों देशों का व्यापार दुगना हो सकेगा, तब जाकर दोनों देशों को फ़ायदा हो सकेगा। अगर फिर से देखें हम कि इस समझौते में क्या-क्या मुख्य प्रावधान थे, तो सबसे पहली बात थी कि भारत की तरफ से जाने वाले माल पर 100% शुल्क मुक्त है, लेकिन भारत ने सिर्फ़ 70% टैरिफ लाइनों को खोला है। दोनों देशों के बीच में $20 को निवेश करने को लेकर भी समझौता हुआ है। न्यूज़ीलैंड भारत में आने वाले 15 सालों में $20 बिलियन का निवेश करेगा। जैविक प्रमाणन को दोनों देश मान्यता देंगे। ऊपर से न्यूज़ीलैंड की तरफ से 139 क्षेत्रों में भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिला है। छात्र गतिशीलता यानी स्टूडेंट मोबिलिटी को लेकर भी जो समझौता हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोस्ट स्टडी वीज़ा मिला है। छात्र वहाँ पर रहकर जो अलग-अलग स्ट्रीम के छात्र हैं, काम कर सकते हैं। जैसे एसटीएम में 3 साल के लिए, मास्टर में 3 साल के लिए और डायरेक्टरेट में 4 साल के लिए। न्यूज़ीलैंड जाकर छात्र पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई के साथ-साथ हफ्ते में 20 घंटे तक काम भी कर सकते हैं। 5,000 इंडियन प्रोफेशनल को 3 साल के लिए रहने का कोटा भी मिला है। मतलब 5,000 इंडियन प्रोफेशनल्स वहाँ जाकर अलग-अलग सेक्टर्स में, अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। वर्किंग हॉलिडे वीज़ा को लेकर भी समझौता हुआ है, जिसमें 1,000 भारतीय लोगों को हर साल 12 महीने की अवधि के लिए वहाँ जाकर रहकर काम करने का मौका मिलेगा। डेयरी सेक्टर और कृषि क्षेत्र को इसमें बाहर रखा है और इसके अलावा भी इन सेक्टर्स को बाहर रखा है। ये भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि भारत में करोड़ों किसानों की रोज़ी-रोटी डेयरी सेक्टर पर डिपेंड है।
तो इतनी मुख्य बातें थी इस एडिटोरियल में और इस एफटीए में। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।